हेलो एवरीवन। जैसे कि अपन लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स कौन कौन से और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये अपन लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया था। तो सिमिलरली ये मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है। तो इसमें अपन लोग ये पढ़ेंगे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फैक्ट्स रखे गए थे जो कि हर कोई, जैसे कि आज हमें भी कोई आंसर राइटिंग करने से किसी भी की, तो उसमें क्या करना होता है, कुछ डाटा रखना होता है ताकि वो आंसर क्या होते और सिग्निफिकेंट लगे और उसकी जो वो ग्रोन अप करने लगे, ताकि एग्जामिनर जो पढ़े उनको भी क्या लगे कि हाँ किसी बच्चे ने लिखा है आंसर, एक प्रॉपर वे में लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है। तो सिमिलरली हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो होनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि डाटा भी याद कुछ रखना पड़ता है। तो सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डाटा रखा गया था। वो डाटा था जैसे कि जो एलिफेंट था उसको अपॉइंट किया, अडॉप्ट किया गया था सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जैसे कि जो हमारे सर बी एन राव थे उनको अपॉइंट किया गया था एज ए लीगल एडवाइजर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वहां पे क्या किया गया था कि हमको एक सलाहकार लेना है जो कि एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, आगे एक अच्छी सलाह दे, उनको बोलते हैं लीगल एडवाइजर। एट प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन की हो चाहे वो स्टेट की हो, हर गवर्नमेंट के पीछे एक लीगल एडवाइजर होते हैं। वो उनको सलाह देते हैं कि हाँ कोई भी पॉलिसी लेके आने तो वो 3-4 जगह से पहले उसको सही से स्क्रूटनी के देन वो पास होती है, एक्ट बनता है। तो जैसे कि जो एच बी आर अयंगर थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण राजदा, प्रेम बिहारी नारायण राजदा को ये बनाया गया था कि जो कैलीग्राफर थे, मतलब कि उनको डिजाइन करने का काम दिया गया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने का काम करेंगे। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ी का डबल बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। दैट मीन्स इसका मतलब कहने मतलब ये है कि जो हमारा जो ओरिजिनल वर्जन था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ब्यूटीफाई किया गया था और डेकोरेट किया गया था इससे बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस बिहारी राम मनोहर सिन्हा। और जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन की, ये तो बात हो गई इंग्लिश वर्जन की, बट जो हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी थी उसको इसने किया था ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द वसंत कृष्ण वैद्य एंड डेकोरेटेड एंड illuminated by नंदलाल बोस। दैट मीन्स कहने मतलब ये है कि जो हमारे जो हिंदी वर्जन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कैलीग्राफी की गई थी वसंत कृष्ण वैद्य एंड उसको डेकोरेट किया गया था और इल्यूमिनेट किया था नंदलाल बोस। जैसे कि यहाँ भी बताया था मैंने कि शांति निकेतन के इन्होंने क्या किया था, उसको ब्यूटीफाई एंड डेकोरेट किया था, इन्होंने भी किया था। सो अपन लोग सब कुछ अब यार कोई भी चीज अपन लोग पढ़ेंगे तो उसके पीछे क्या होता है, आप कितना सर कितना अच्छा काम कर लें लेकिन 2-4 लोग ऐसे होते समाज में, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट आए कोई भी गवर्नमेंट जाए, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या होता है ना, कोई ना कोई 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। और ये एक हमारे एक अच्छी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, नेसेसरी भी होता है, ताकि हमारी गवर्नमेंट है अच्छी तरह से अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए। तो क्रिटिसिज्म भी एक पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर का होता है, ताकि वो अपने क्रिटिसिज्म को रखें उसको, ताकि एक गवर्नमेंट जो जिसकी मेजोरिटी है जिसकी रूलिंग पार्टी है वो भी अपनी मोनोपोली ना क्रिएट करी हो, irrespective of whether party, whether any of the party। तो सिमिलरली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ था। उसको ये बोला जा रहा था कि जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ताकि सबको रिप्रेजेंट करके नहीं चल रही है। ये बोला जा रहा कि था कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं ये सबको रिप्रेजेंट करके नहीं ले चल रहे हैं, यानी जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, किसी भी ये जो सोसाइटी के पार्ट्स है उनको लेके नहीं चल रही हैं। और नॉट अ सॉवरन बॉडी,
दैट मीन्स कि सॉवरेंटी क्या होती है। अब जो हमारी सपोज कि हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नली प्लस इंटरनली वो अपनी विल पावर से क्या कर सके, डिसीजन ले सके, किसी के दबाव से नहीं। कि अगर कोई दूसरी कंट्री कह रहे तो उसके दबाव से मैं अपना डिसीजन लेना नहीं, वो नहीं करना है। इंटरनली और उसमें पूरी इंडिपेंडेंट हो डिसीजन पावर लेने के, उसको कहते हैं सॉवरेन बॉडी। जो क्रिटिसाइजर थे उनको ये उनका ये कहना था कि जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या है, वो एक नॉट अ सॉवरेन बॉडी नहीं है। और ये इनको ये तो बोलना था कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है। अब कोई अच्छा काम करने के लिए एक लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का है, तो भाई कोई अच्छा काम चल रहा है तो वो तो टाइम लगेगा ही ना। ये इनको ही कहना था कि टाइम कंज्यूमिंग है। और जैसे कि इन लोगों ने ये भी बोला था कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। दैट मीन्स कि अब उस टाइम पे जो कांग्रेस थी, आज के टाइम पे मैं बिल्कुल भी पार्टी के, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ये मैं कहना चाह रहा कि भाई जो इन लोगों का कहना था, इन लोगों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो मेजरली क्या डोमिनेटेड बाई कांग्रेस मेंबर्स, नॉट अदर पार्टी मेंबर्स और अदर, they are excluded from their constituent assembly makers। और एक जो बहुत ही महान जो थे ग्रैनविल ऑस्टिन, जो ग्रैनविले ऑस्टिन थे, एक अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। इन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वन पार्टी बॉडी थी। दैट मीन्स कि इनको तो ये कहना था कि जब इनको पता चल गया था ना कि एक कांग्रेस डोमिनेट कर रही, तो ये तो बोलेंगे ही। अब इनको ये भी कहना था कि जो लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो संवैधानिक सभा है, वो क्या है, वो सिर्फ लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है। तो सिर्फ इन्हीं का यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट चल रहा है। दे वर नॉट इंक्लूडेड, दे वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंट, यानी कि क्या है कि जो अदर सेक्शन सोसाइटी की उसको सफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा था। इनका ये सब कहने का मतलब था। तो होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वाज डिस्कस्ड इन लेक्चर। तो होपफुली आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा समझ आया होगा। धन्यवाद।